एक इसके बाद होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये 3 चैप्टर हैं जो काफी ज्यादा वेटेज भी रखते हैं जेई में, एंड अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो यस, स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो आप लोगों को चीजें भी सिखानी है मैंने। तो मेक श्योर आप लोग जो है सब बहुत अच्छे से बैठे और पढ़ाई करें। आज इसका एक डीपीपी मैं शेयर करूंगी, 10 से 15 मिनट का वो डीपीपी होगा। तो आज मैं आप लोगों को कराने क्या वाली हूँ मेरा बेटा, सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि ये चैप्टर आप लोगों को कैसे पढ़ना है। दूसरा वेटेज तो बताऊंगी, साथ ही साथ आज हम मेनली इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट जो ट्रेंड्स हैं, जैसे हम पी ब्लॉक में ट्रेंड्स पढ़ते हैं ना, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, वैसे हम इसमें भी ट्रेंड्स पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी का, एटॉमिक रेडियाई का, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी हम देखेंगे, है ना। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी सारे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ट्रेंड्स वाली अगर मैं बात करूंगी तो सभी ट्रेंड्स नहीं हो पाएंगे, बिकॉज काफी ज्यादा समझाने वाला टॉपिक्स है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसीलिए चैप्टर 6 दिन लेगा आराम से, तो हम लोग आराम से करेंगे, बट मेक श्योर कि आप लोग जो है इसको चैप्टर को समझो, क्लियर है। और हाँ, कहीं कहीं पे चीजें भी आएंगी याद करने वाली, तो जहां पे मैं बोलूंगी बेटा ये याद कर लो, तो मतलब वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो बात, ठीक है। और इसके लिए जो पेपर आता है दैट विल बी एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया है आज तक। और अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस में चैप्टर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले 10 सालों में ही 3 या 4 सवाल आए हैं। सो आपको इसको मेंस लेवल का ही प्रिपेयर करना है, क्लियर है सबको। और अगर मैं बात करूं ये चैप्टर आता कैसे है, एनसीईआरटी बेस्ड आता है ये चैप्टर, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर जो भी चीजें होंगी एक्स्ट्रा वो मैं आप लोगों को कराऊंगी, लेकिन आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि एनसीईआरटी की चीजें तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, वो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। और रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो तो मैं आपको पता ही है साथ साथ करवाऊंगी क्लास में, और डीपीपी में भी ऐड करती हुए जाऊंगी, ऑल राइट। तो अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो ये देखो ना, लास्ट कितने साल का डेटा है, 6 साल का डेटा है। तो 6 साल के डेटा में तुम्हें क्या पता चल रहा है, अगर मैं एवरेज क्वेश्चन देखूं तो 1 या 2, मतलब ये लगा लो कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो डी एंड एफ ब्लॉक से तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर है। मतलब जैसे कितनी होती है, लगा लो जनवरी वाली 10 शिफ्ट और तुम्हारी अप्रैल वाली 10 शिफ्ट है ना, तो 20 शिफ्टें होती है ना। तो लगा लो कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में तो ऐसा भी हुआ था कि किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है। और ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, क्योंकि इनऑर्गेनिक का बहुत सारा सिलेबस एनटीए ने डिलीट कर दिया है। जैसे एस ब्लॉक पूरा डिलीट मार दिया, पी ब्लॉक भी आधे से ज्यादा रिड्यूस कर दिया, आप समझ रहे हो। तो बच्चे कुछ कितने चैप्टर, कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, मेजर तो आपके यही बचे ना टॉपिक्स। तो इसीलिए वो कई बार वेटेज भी बढ़ा देता है, एक एक तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। हो सकता है कि अगर इस साल उसने सोचा हो कि चल भाई किसी शिफ्ट में हम 2 क्वेश्चन भी डाल दें, तो यस यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चन, है ना। तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैम हम तो छोड़ देंगे, ठीक है। यस मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस मैम। चलिए, तो आपको ये दिख रहा है, ये पूरा पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया है, कैन यू सी दैट। ये यस पूरा मैम। पीरियोडिक टेबल है। यस मैम। तो अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, पी ब्लॉक आप ऑलरेडी 11th और 12th में कर चुके हो। 12th में मैंने 15 to 18 कराया है, 11th में आप लोग 13 to 14 वाला ग्रुप करते हो। आपको ध्यान रखना है कि ये सारे एलिमेंट्स के नेम और सिंबल आप लोगों को मालूम होने चाहिए। उसके अलावा एस ब्लॉक आपका डिलीट हो चुका है, बट स्टिल आप लोगों को नाम तो याद होने चाहिए, है ना। लीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, सेंट्रो बापरा जी। तो इसके निमोनिक्स आप लोगों को याद होने चाहिए, है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्टडी करनी है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले ये बात आती है
पहले मैं आप लोगों को ट्रिक भी समझाऊंगी, मतलब निमोनिक्स बोल दो, ट्रिक मत बोलो, बताऊंगी कैसे याद करना है। अब वो जो मुझे पता है, मेरे टाइम जो टीचर ने सिखाया था वो मुझे याद है, वही मैं बच्चों को भी बताती हूँ। अगर आपको बेटर कोई निमोनिक्स पता है तो आप प्लीज उसी को ही फॉलो कर लेना, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। बस मेन ये है कि आपको आनी चाहिए चीजें। और जो बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बीच क्लास में आते हैं और बीच क्लास में चले जाते हैं, तो ये बेटा अच्छी आदत नहीं है, आदत सुधारिए, है ना। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगी, तुमने सुना होगा डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। यस मैम। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। अब अगर मैं हिंदी में ट्रांजिशन का ट्रांसलेट करूं तो मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। गेटिंग माय पॉइंट और नो? जैसे हम बोलते नहीं वेदर का ट्रांजिशन हो रहा है, वैसे तो केमिस्ट्री में ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब अभी मैं कुछ और बताऊंगी। वैसे अगर मैं ट्रांजिशन का हिंदी में ट्रांसलेशन करूं तो मतलब चेंज। मतलब अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, मैं एक्सट्रीम राइट पे अगर पीरियोडिक टेबल में बात करूं तो एक्सट्रीम लेफ्ट में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम राइट में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, और उनके बीच में क्या आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि जो एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है और जो पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है, उसके बीच में किसकी है प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ध्यान से देखो, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी। तो एस से पी की तरफ जाते हुए क्या हो रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब ट्रांजिशन हो रहा है। देख रहे हो आप, एस से डी में जा रहे हो और फिर आप क्या जा रहे हो, पी ब्लॉक में जा रहे हो, ठीक है जी। अच्छा मैम, अब डी ब्लॉक में आप लोगों की क्या है, ये सारे एलिमेंट्स मैम हमें याद करने हैं क्या, मैं तुम्हें कराऊंगी कैसे याद करने हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो इधर, ये वाला अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 57 है, ये लेंथनम है। और 57 के बाद देखो डायरेक्ट 72 है, कैन यू सी दैट। और 89 के बाद सीधा 104। तो यानी कि 58 से 71, यानी कि 58 to 17 देखो यहाँ पे है, और 90 to 103 यहाँ पे है। मतलब क्या किया है, जो 58 से 71 वाले एलिमेंट्स थे उनको क्या है, वहां से पकड़ के नीचे ला दिया है, देख रहे हो, नीचे पकड़ के, होने तो कायदे से वहां चाहिए थे बट वहां से पकड़ के नीचे ला दिए हैं। तो इस तरीके से दो सीरीज तुम्हारी बन जाती है, और इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें एफ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, ठीक है, एफ में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है फिल होता है। और एक चीज जो बहुत याद रखने वाली है तुम लोगों को, वो ये है कि जो 57 और 89 वाले बंदे हैं ना, कौन कौन से हैं एक बार आना। 57 वाला लेंथनम है और 89 वाला क्या है, मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूँ, सारा येलो येलो हो रहा है, ये है एक्टिनियम। ये दोनों ही क्या है मेरा बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि कौन जाएगा, वो डी ब्लॉक में जाएगा, डी ऑर्बिटल में जाएगा, दैट इज व्हाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। हाँ, इनकी प्रॉपर्टीज जो है थोड़ी सी लेंथेनॉइड से एक्टिनॉइड से मिलती जुलती, लेंथेनम और एक्टिनियम से, इसीलिए इनको हम एफ ब्लॉक में ही लिख लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो आंसर इज नो। एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं 58 से 71 और 90 से 103। फोन नंबर की तरह भी इसको याद कर लो, 5871900103। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। तो पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे मेरा बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत छोटा है ना, 1-1.5 दिन का काम है। डी ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा है, डी ब्लॉक में लग जाएंगे अपने को 4-1 दिन, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैम आप ये बताओ, डी ब्लॉक में आप हमें क्या बताओगे। देखो तुम खुद सोचो, सबसे पहली बात हम क्या सीखेंगे, एलिमेंट्स के नाम ही सीखेंगे। फिर सेकंड हम क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब तक तुम्हें सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नहीं पता होगा तो तुम डी ब्लॉक का एक भी सवाल नहीं बना पाओगे, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज को अलग अलग करूं तो देखना एक बार, ये तुम्हारी है स्कैंडियम से लेकर, ध्यान से देखो, अभी मैं इसके नाम भी तुम्हें बताऊंगी, स्कैंडियम से लेकर जिंक, ये आपकी 3D सीरीज है 21 से 30। और ध्यान रखना जो 21 से 30 वाली सीरीज है वो सबको याद होनी चाहिए, इसके सिंबल के साथ, इसके
सिंबल के साथ, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मस्ट है। अगर ये याद नहीं है तो तुम भूल जाओ कि तुम डी ब्लॉक के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। और ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। ये मैं बातें इसलिए पहले बता के चलती हूँ ताकि तुम लोगों के ध्यान में रहे कि मैम ने क्या बताया था। उसके बाद जो 4D सीरीज है उसमें क्या है, यट्रियम से लेकर कैडमियम तक 39 to 48। इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है तो इट्स ओके, क्योंकि अगर तुम्हें 21 से 30 की याद है तुम बाकी की खुद बना लोगे, आई प्रोमिस, ठीक है। 5D सीरीज आपका है लेंथनम, फिर होफमियम से मरकरी, ये तुम्हारी 5D सीरीज है। 6D सीरीज मतलब समझ गए ना, Y 6D Y 3D, क्योंकि यहाँ पे 3D में इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे 4D में आएगा, यहाँ 5D में, यहाँ पे 6D में, है ना। तो एक्टिनियम, फिर रदरफोर्डियम से कोपरनिशियम, ये आपकी 6D सीरीज होगी। हमें लेना देना किससे है मेरा बेटा, हमें लेना देना है 3D सीरीज से, हमें लेना देना है 4D सीरीज से, हमें लेना देना है 5D सीरीज, ठीक है। देखो एक बार, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो मैम, अब आपने ना बहुत देर कर दी, हमें ना याद करवाओ ये सारी चीजें, तो मैं आप लोगों को याद करवाती हूँ, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए, यहाँ से आप नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर डालिए चैप्टर नंबर, डी ब्लॉक मतलब चैप्टर नेम, और नीचे लिखिए जहाँ पे तुम्हें फर्स्ट इससे नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं इसके नीचे तुम्हें निमोनिक्स बताऊंगी। अब डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, n-1। क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ध्यान से देखोगे, डी में जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे वो 1 to 10 होंगे, और ns में जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो 0 to 2 होंगे, या फिर कई बुक्स में लिखा हुआ है 1 to 2। क्या बोल दिया मैंने, ध्यान से सुन लो, या तो तुम एक काम करो यही याद रख लो, 0 to 2। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1 to 2, अभी बताऊंगी वो ऐसे क्यों लिखा है, डोंट वरी। तो बेटा जो ये एन वाला है, एन, ये क्या है तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल है, क्या है, आउटर मोस्ट शेल, जो पीरियड नंबर भी बताएगा। और ये क्या है, देखो एक माइनस कर दिया ना, ये अंदर वाला है, इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेरा बेटा निमोनिक्स याद करते हैं। सबसे पहले तुम्हें मैं याद करा रही हूँ 21 से 30 की, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पे देखना मैं क्या लिख रही हूँ, पहले मैं लिख रही हूँ 21 से 30 तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये होते हैं हमारे 21 से 30। 21, 22, 23, 24, 25, ये क्या लिख रही हूँ मैं, इनके एटॉमिक नंबर, क्लियर है। 28, 29, तो तुम्हें सिंबल के साथ ये याद होने चाहिए विद एटॉमिक नंबर, तभी बात बनेगी। अब मैम इसको याद कैसे करना है, प्लीज म्यूट योर माइक कुरेश। याद कैसे करना है मेरा बेटा, मैं अपनी निमोनिक्स बता रही हूँ, किसी ने अपनी कहीं से पढ़ी हुई है वो तुम अपने पास रखो, वैसे ही फॉलो करना, मेरी जानने की फिर जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता हम बता दें। निमोनिक्स क्या है मेरा बेटा, पहले तुम भी लिखोगे क्योंकि बाद में जाके वो निमोनिक्स में हटाऊंगी फिर यहाँ से। स्कैंडियम तेरी विदाई करके, पहले लिख लो स्कैंडियम, स्कैंडियम कोई बंदी है, लड़की है, उसके पापा इसको कह रहे हैं स्कैंडियम तेरी विदाई करके, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया। समझ गए विदाई का मतलब, तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया। उसके बाद मैंने, अब एक बात बताओ, शादी के टाइम पे हम भारी भारी कपड़े पहन के रखते हैं नहीं पहनते, बताओ। उसके बाद मैंने, एक बात बताओ, जब हम भारी भारी कपड़े पहन के या हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो घर पे तो हम अपने लोअर टी शर्ट में रहते हैं ना, मस्त, बोलो। यस यस मैम। उसके बाद मैंने, उसके पापा कह रहे हैं तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया स्कैंडियम, उसके बाद मैंने निक्कर, कुर्ता, कुर्ता को मैं CUR लिख दी, कुर्ता, जीन्स पहन ली। उसके बाद मैंने निक्कर, कुर्ता, जीन्स पहन ली, इसी में याद रखना, पहले निक्कर, कुर्ता, जीन्स, ठीक है।
ऑलराइट, अब मैम इसका कैसे आपको याद करना है हमें, देखो स्कैंडियम मतलब स्कैंडियम, टेरी यानी कि टाइटेनियम, टाइटेनियम, लिख लो, फिर बाद में मैं इसको इरेज करूंगी। विदाई मतलब वेनेडियम, करके यानी क्रोमियम, क्रोमियम, मैं यानी मैग्नीज, मैग्नीज, फ्री यानी कि आयरन। हो गया, अब देखो यहाँ पे हो को आपको क्या समझना है, को यानी कि कोबाल्ट। कोबाल्ट, उसके बाद मैंने, कोई भी नहीं है एलिमेंट का नाम, उसके बाद मैंने निक्कर यानी कि निक्कल, कुर्ता यानी कि कॉपर, जीन्स पहन ली, जीन्स माने जिंक। देखो इधर, यस मैम, तो इसको जल्दी से लिख लो और कंफर्म कर दो कि हाँ मैम लिख लिया है, क्योंकि इसको मैं फिर हटाऊंगी। मैम डन, मैम हो गया, मैम हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे करना है, तुम्हारा जहां से मन हो वहां से कर लो, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए 21 से 30, कुछ बच्चों ने स्कूल में भी कर लिया होगा, 21 से 30 विद एटॉमिक नंबर, इनका सिंबल वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये तो बात थी लेफ्ट टू राइट। अब मैं, कुछ बच्चों ने शायद लेफ्ट टू राइट ही याद रख रखी होगी 4D सीरीज, बट मैं क्या कराती हूँ, डाउन द ग्रुप याद कराऊंगी आप लोगों को। और देखो कुछ कुछ की निमोनिक्स मैंने नहीं बनाई हुई, सही बताऊं तो, क्योंकि वो वैसे ही याद हो जाते हैं। बट अगर तुम्हें कोई मिले अच्छी तो तुम उसकी निमोनिक्स कर सकते हो। अभी मैं इसको हटा रही हूँ, हटा दूं? यस मैम, यस मैम, यस मैम। देखिए, देखो ये 3D सीरीज थी, इसके नीचे आएगी 4D, उसके नीचे आएगी 5D। तो ये मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है, बच्चों को भी ऐसे ही कराती हूँ। स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथनम। अगर तुम्हें इसका कोई मिल जाती है निमोनिक्स तो बहुत अच्छे, मुझे भी बताना। स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथनम। यट्रियम इज वाई, लेंथनम बोले तो एल। आपको सिंबल जरूर पता होना चाहिए, स्पेलिंग नहीं भी पता ना किसी के नाम की चलेगा, कोई बात, बट सिंबल यू शुड नो। टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम, ये भी ऐसे याद कर लो। टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम, ऑफियम, TiZrHf, Ti टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम। ठीक है जी, अच्छा। यस फिर उसके मैम, बाद यहाँ से 23 से हम बोलेंगे वीन। अपन बचपन में डोरेमोन देखते थे ना, तो वो क्या आता था, उसमें नोबिता आता था, नोबिता। तो वी नोबिता, वी नोबिता, ठीक है। इसका नियोबियम है, एक बार चेक कर लेना इसका नाम, ठीक है। यस मैम, यहाँ पे शायद दिया भी होगा, मैं देख भी लेती हूँ। हाँ, नियोबियम है, और टीए का है टेंटेलम। टेंटेलम नाम फिर मैं बोल रही हूँ, नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, लेकिन 21 से 30 का जरूर याद रखना, और बाकी के सिंबल याद रखना, ठीक है। उसके बाद है बेटा ये वाला, क्रोमियम के नीचे आता है क्रोमियम मोटू टंगस्टन, क्रोमियम मोटू डब्ल्यू, ऐसे याद रख लो, क्रोमियम मोटू डब्ल्यू, क्रोमियम मोटू डब्ल्यू। उसके बाद आता है मैग्नीज, इसको कैसे लिखोगे, TC आता है यहाँ पे, RE आता है। इसका मतलब क्या होता है, मान जा, मान जा टीना चावला रे, समझ गए, टीना चावला नाम है किसी का। मान जा, अभी बोलते नहीं अरे मान जा रे, तो वही है, मान जा टीना चावला रे, टीना चावला, TC रे यानी कि हरी, यस मैम, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट आयरन, RUOS, कैसे याद रखोगे, आयरन रूठ गया ओसम, मतलब मैं बोल रही हूँ अरे आयरन रूठ गया ओसम, मजा आ गया। आयरन रूठ गया, RU रुदेनियम, OS ओसम। TC क्या था, टेक्टिनियम, और RE क्या था, रीनियम था, ठीक है। उसके बाद है कोबाल्ट, ये ऐसे ही याद करा हुआ मैंने, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम,
कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, CORHIR, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। निकल पड़ेगी पिटाई, निकल पड़ेगी पिटाई, पड़ेगी यानी कि PD, पैलेडियम, पिटाई यानी कि प्लेटिनियम। PT. निकल पड़ेगी पिटाई। Yes, ma'am. चलिए, उसके बाद कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, सिल्वर के नीचे आता है गोल्ड। सबसे सस्ता कॉपर, उससे महंगा सिल्वर, उससे महंगा गोल्ड। तो ऐसे याद रखोगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट ग्रुप नंबर 12। ये ग्रुप 3 से लेकर 12 तक है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है मेरा बेटा, ये 3 से लेकर 12 तक है। देखो, ठीक है। तो लास्ट 12, जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक के नीचे CD, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कैडबरी चॉकलेट से, कैडबरी चॉकलेट से। जिंक, कैडमियम, नीचे आ जाएगा मरकरी। तो ये थे सारे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3D, 4D, 5D सीरीज के। ये आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों को आने चाहिए। लिख लो, जिसने नहीं लिखा है फटाफट लिख लो। I'm done. मैम हो गया। I'm done. जिसका हो गया प्लीज गिव मी थम्स अप। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग जो है याद कर सकते हो, तुम्हें कोई बेटर मिलेगा, ठीक है। हाँ देखो, मैंने कैसे बताया है, मैंने बताया आलिया 21 से 30 तक याद करवाया है, और मैंने फिर डाउन द कराया है। अगर तुम लोगों ने लेफ्ट टू राइट याद किया हुआ है ऑलरेडी, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम लोगों को एलिमेंट्स के नाम वो पता होने चाहिए, सिंबल और नाम पता होने चाहिए। स्पेलिंग भी नहीं पता तब भी चलेगा, नाम भी नहीं पता ना तो तब भी चलेगा, लेकिन हाँ 21 से 30 वाले के नाम पता होने चाहिए, और सिंबल तो सबके पता होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं तुम्हें एक रो की सिखाऊंगी, बाकी की तुम खुद लिख लोगे। ऑलराइट, चलिए देखो, अगर मैं मेरा बेटा यहाँ पे अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम का है 21 नंबर, तो तुम लोग कैसे लिखोगे? एक बार मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, देखना एक बार। अगर मैं स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो तुम लोग कैसे लिखते हो मैम? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, 3d1, ये लिखते हो, है ना। यहाँ तक देखो 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इसमें, तो इसको मैं ये लिख दूं, आर्गन 18, 4s2, 3d1, क्योंकि आपको पता है ना पहले 4s फिल होगा बाय n+l रूल से। n+l रूल से 4s वाले की एनर्जी यहाँ पे कम है तो फिल होगा, देखो, ठीक है। चलिए, यस मैम। तो यानी कि अगर मैं स्कैंडियम लिखना चाहूँ तो स्कैंडियम में क्या होगा? मैं आर्गन नहीं लिख रही हूँ अब, बार बार ध्यान से देखो एक बार। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 4s2, 3d1, तो यहाँ क्या आ जाएगा मैम? 4s2, 3d2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4s2, 3d3। ध्यान देखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा मैम? 4s2, 3d4 नहीं, यहाँ पे आएगा 4s1, 3d5। ये एक्सेप्शन होती है क्रोमियम, जहाँ पे 3d4 ना होके क्या होता है मेरा बेटा? 3d5। तो एक 4s का इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाता है? D में चला जाता है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस 4s और 3d के बीच में कम होता है। तो यहाँ पे एक्साइटेशन पॉसिबल है, क्योंकि आफ्टर एक्साइटेशन हमें जो D सबशेल है वो हाफ फिल्ड मिल रही है, विच इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन D4, ठीक है। चलो, अब मैग्नीज का 25, तो आर्गन 18, 4s में 2 यानी कि 20, और बाकी जो बच्चे 5 3d5 में।
4s2 3d6, यहाँ पे 4s2 3d7, निकल का 28, 4s2 3d8। अब यहाँ पे क्या होगा 4s2 3d9? नहीं मैम, 4s2 3d10। क्यों? वही D10 और D5 वाली कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तभी ये S से एक इलेक्ट्रॉन निकल के D में आया है। जिंक क्या होगा 4s2 3d10। बेटा हम 4s पहले लिखते हैं अगर आप एनर्जी के अकॉर्डिंग चलोगे तो, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है n+l रूल से और 3d की ज्यादा होती है। तो पहले हम 4s फिल करते हैं, देन उसके बाद d। तभी तो बोलते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका d ब्लॉक में जा रहा है, दैट इज d, और वाइटल में जा रहा है, दैट इज व्हाई दीज आर d ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये तो था आपका स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। मैं फिर बोल रही हूँ, इसके बिना चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी परसों थर्सडे को, तो मेक श्योर जब आप आओगे तो ये सारे टिप्स पे याद होने चाहिए। सिर्फ 20 मिनट दे देना, तुम दिन के 20 मिनट भी दे रहे हो ना इस चैप्टर को, बहुत है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या होगा मेरा बेटा, अब यहाँ पे है कुछ एक्सेप्शन, यहाँ पे है कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे है मैम? देखो कहाँ कहाँ पे है, एनबी में है, अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी। एनबी में है, एमओ में है, टंगस्टन में है। ठीक है, मैं देखो सर्कल लगा रही हूँ, अभी मैं ट्रिक बता दूंगी। पैलेडियम में है, प्लैटिनम में है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सिल्वर में है, गोल्ड में है, देखो इधर, और इसी के नीचे आता है एक आरजी, ये वाला आरजी, ये रख रुटेंजिनियम आता है। हालांकि मैंने बताया इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, बट लिख लो। ठीक है, रुदेनियम में, रोडियम में। तो जिसपे मैंने व्हाइट सर्कल किया है उसमें एक्सेप्शंस आती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। मैम क्या एक्सेप्शन आती हैं वो अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन ये आती है, वैसे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी क्या है NS0 to 2। अगर मैं बेटा जिन पे मैंने सर्कल मार्क किए हैं, अगर मैं सिर्फ पैलेडियम को छोड़ दूं, पैलेडियम पे मैं कोई और सर्कल कर देती हूँ, ध्यान से देखना एक बार, पैलेडियम पे मैं ब्लू सर्कल कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने जितने भी व्हाइट में सर्कल किए हैं सब में S के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ध्यान से सुनना, अभी मैं बता रही हूँ ट्रिक। सब में S में एक इलेक्ट्रॉन आएगा जहां पे मैंने व्हाइट सर्कल किया है, और जहां पे मैंने ब्लू सर्कल किया है, यानी कि पैलेडियम में सिर्फ S वाले में अंडा 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS0 to 2। तुम्हारे एनसीईआरटी में ये लिखता है, एनसीईआरटी D1 to 10, NS1 to 2 एक्सेप्ट पैलेडियम। समझ गए? क्योंकि पैलेडियम में S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दीज आर द एक्सेप्शन। अब मैम इसको याद कैसे करेंगे? याद करवाती हूँ, आओ याद करवाती हूँ, आओ चलो लिखूं मैं, चलिए आइए। नवाबी क्यों करे, इसमें ना चाहते हुए भी मेरे को आपको ट्रिक्स बतानी पड़ेगी। जनरली मैं ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ ट्रिक के थ्रू चीजों को याद कराने का, बट कहीं पे हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरा बेटा, जहाँ पे कहीं ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है जो तुम्हें याद रह सके, वहां पे फिर ये हमें याद रखनी पड़ेगी। तो नवाबी क्यों करे, रजा या रागा तुम्हारी मर्जी है, जो बोलना बोलो। नवाबी क्यों करे राजा, मौत तक, मौत मौत मतलब समझ गए ना, मौत तक, मौत तक रुकावटें, रुकावटें राह में, राह मतलब रास्ते में पड़ेगी और पिटाई होगी। और को ऐसे लिखो, और पिटाई होगी। नवाबी क्यों करे राजा, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगे और पिटाई हो गया। मैम क्या क्या नाम है इसके ये बताओ। नवाबी बोले तो NB, नियोबियम,
क्यू यानी कि कॉपर, करे यानी कि क्रोमियम, रगा मतलब रजा या रगा बोल दो, राजा जो तुम्हें मनो वो बोल दो, आरजी, ठीक है। मोत तक यानी कि एमओ मोलिबेडियम, तक यानी कि टेक्टिनियम टीसी, रुकावटें आरयू, राह आरएच, पड़ेगी पीडी, इसका कोई नहीं है लेना देना, पीडी, और यानी कि एयू और एजी, पिटाई यानी कि प्लेटिन। तो ये एक्सी एक्सेप्शंस हैं। अगर मैं पैलेडियम को छोड़ दूं तो बाकी सब में एस में क्या होगा मेरा बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और पैलेडियम में क्या होगा, इसमें बोलो, 0 होगा, 0 होगा। देख लिख लो और मुझे कंफर्म करो कि लिख लिया है। यस मैम, डन मैम, डन। अब देखो एनसीईआरटी में, इधर आओ, एनसीईआरटी में आओ, ये एनसीईआरटी से ही लिया मैंने। देखो क्रोमियम में 4s1, मोलिबेल्डियम में 4s1, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, टंगस्टन को यहाँ से हटा देना, मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया था ना, टंगस्टन को हटा देना, ठीक है। चलिए आगे आइए, और कहाँ, और कौन सी थी हमारी, एक तो एनबीबी था, नवाबे वाली S1 है, देख रहे हो आप सभी। यस मैम। रुकावटें एस में 1, राह में पड़ेंगी S1, पड़ेंगी पैलेडियम ऐसा है जिसमें D10 है, S0 है, ठीक है। कॉपर एक्सेप्शन S1, एजी एक्सेप्शन S1, देख रहे हो आप सभी। यहाँ Yes, पे और क्या था एक्सेप्शन में, और था आपका प्लेटिनम 1 इलेक्ट्रॉन, गोल्ड 1 इलेक्ट्रॉन, आरजी में भी क्या आता है, 1 इलेक्ट्रॉन आता है। 1 इलेक्ट्रॉन। क्या तुम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर स्कैंडियम की 3d14s2 है तो नीचे फोर्थ पीरियड और फोर्थ उसका कह रही हूँ फिफ्थ पीरियड का होगा, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 4d15s2, 3d2 4d2 3 4 4 5, नीचे ही तो जाना, ऐसे ही तो लिखते हो आप, पी ब्लॉक में ऐसे ही तो सिखाई थी तुम लोगों को मैंने। हाँ जी, हाँ या ना? यस मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम टेक्नीशियम की वो नहीं एक्सेप्शन, कहाँ पे है मेरा बेटा, ये आपने पीछे टेक्टिनियम, मतलब यहाँ पे टेक्नीशियम T3 ये टीसी की यहाँ पे S2 है, एक सेकेंड, टीसी की एक्सेप्शन होनी चाहिए इसमें, इसमें S2 क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, अच्छा नहीं S1 होना चाहिए टीसी का, क्योंकि मैंने S1 है। यस मैम, एनसीईआरटी में S1 है। या फिर ये गलत, मेरे पास कौन सी एनसीईआरटी आ गई भाई, ठीक है, तो इसको S1 कर लीजिए, सही है, पूछ लिया, ठीक है, S1 करो इसको, ठीक है। 46 है, 46 है टेक्टिनियम में, MTC में 46 है। ठीक है, हाँ वो एक हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। एंड मेरे आई डोंट नो मेरे पास कौन सी एनसीईआरटी, मैंने तो पीडीएफ ही डाउनलोड की थी, बट ठीक है, अगर आपकी एनसीईआरटी में ठीक लिखा हुआ तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती, ठीक है। यस मैम। ऑल राइट, तो इस तरीके से मेरा बेटा आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को अब तक क्या क्या करना है, फर्स्ट यू शुड नो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शंस करनी है जो मैंने बताई है, फिर से बता रही हूँ, नवाबी क्यों करे रजा, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी और पिटाई होगी, पैलेडियम को छोड़ के बाकी सब में इसमें 1 होगा। 21 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके सिंबल पता होने चाहिए, ठीक है। बस अभी तक मैंने तुम लोगों को यही बताया, ठीक है जी, बोलो की कहते हो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, वो तो थी अपनी नॉर्मल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन,
अब ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर डीएनएफ ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, तो आपका क्वेश्चन ये आ सकता है मैम किस बेसिस पे हम जो बोल रहे हैं डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ध्यान रखना, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप तभी बोलोगे जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको मेटल्स भी बोला जाता है, मेटल वाली प्रॉपर्टीज होती है इनके पास, जिनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होगा। इनकम्प्लीट मतलब जहां पे डी में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकते हैं, डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो उनके न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम बोले तो या तो ग्राउंड स्टेट में, या फिर उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, या इन देयर आयंस का मतलब यही है, ग्राउंड स्टेट या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको मैं एग्जांपल के साथ सिखाती हूँ। जैसे कॉपर है मेरे पास, कॉपर का होता है 29 4s1 3d10। मैम इसमें तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में, अगर मैं इसके आयंस की बात करूं तो कॉपर की जो स्टेबल मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 और +2 होती है। तो +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे तुम, पहले 4 में से निकालोगे, 3d वाले में से निकालोगे? 4s। वेरी गुड मैम 4s। मैम अभी भी ये डी तो पूरा फुल है, फिर तो मतलब इसकी एक और भी तो होती है ना कॉमन, Cu+2। इसमें तो क्या हो जाएगा ये 3d9। तो अगर 3d9। आप लोगों के ग्राउंड स्टेट या अपनी किसी कॉमन हो, मैम हमें कैसे पता चलेगा किसकी कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है? यही तो सीखोगे आगे आने वाले दिनों में। अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो कॉपर +2 में 3d9 है, तभी कॉपर को क्या कंसिडर किया है, बोलो, एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, अगर मान लो मैं इसकी बात करूं जिंक की, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक में क्या होता है 4s2 3d10, और जिंक की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2। तो अगर +2 भी आप लोगे तो +2 में भी ये क्या होगा 3d10 ही होगा। यस मैम 3d10। तो Yes, मतलब ma'am. ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। नहीं है। नहीं है, ना ही हमारा जिंक है, ना ही हमारा कैडमियम है, और ना ही हमारा मरकरी है। मरकरी की +1 +2 दोनों कॉमन होती है, कैडमियम की भी +2 होती है, और जिंक भी +2 दिखाता है। तो ये अपने में से किसी में भी क्या है, पार्शली फिल्ड नहीं है। ठीक है जी, चलो अब एक लाइन लिखी है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, एक बार पढ़ना कि जिंक कैडमियम मरकरी ऑफ ग्रुप 12 have full D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state. That is why they are not regarded as transition metal. अब क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तभी इनको क्या किया जाता है, बाकी सब एलिमेंट्स के साथ पढ़ा जाता है। क्लियर है? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं सच बता रही हूँ, जितना भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी डी ब्लॉक एलिमेंट, उससे बाहर एक भी सवाल तुम्हें पेपर में नहीं मिलेगा, आई प्रोमिस। लेकिन तुम्हें सारी बातें माननी, वैसे तो किसी भी उसमें नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे इनऑर्गेनिक में मैं बहुत श्योरिटी के साथ इसलिए बोलती हूँ बिकॉज पेपर विल बी एनसीईआरटी बेस्ड, और बहुत प्रिडिक्टेबल सवाल बनते हैं यहाँ से। फिजिकल में क्या होता है, वो न्यूमेरिकल अलग बनाएगा, वो वाले नहीं बनाएगा। मान लो मैंने जो क्लास में करवाया वो वाले थोड़ी ना बनाएगा, हाँ सेम कॉन्सेप्ट के बनाएगा बट वो वाले नहीं बनाएगा। बट यहाँ पे तो जो पढ़ लिया ना वही आ जाएगा, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल ही नहीं है इसमें। तो अगर मैं एक और इम्पोर्टेंट लाइन लिखूं तो मुझे बताना कि ठीक है या नहीं। ठीक है, चलो मैं लिख रही हूँ, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, but all D block elements Are not transition are elements. are not transition elements. बताओ।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है डी ब्लॉक तो है, बट हाँ सात जैसे जिंक कैडमियम मर्क्यूरी दे आर डी ब्लॉक बट नॉट आर ट्रांजिशन में। Transition elements. ठीक है, तो इसको जल्दी से लिखो ताकि हम आगे चले। लिख लिया? कंफर्म कर दीजिए Yes, ना ma'am. मेरे को। लिख लिया। Okay, बाकी सब करो। 60 प्लस स्ट्रेंथ है बेटा क्लास में। बाकी भी प्लीज कंसिडर मुझे बताइए। यस मैम, हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक बच्चा एक ही बार थम्स अप दे ताकि पता रहे। आदित्य हंसी क्यों आ रही है? ऐसा तो मैंने कुछ जोक भी नहीं मारा। चलो क्वेश्चन करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को चैट बॉक्स में नहीं बताएंगे, आप लोग हैंड रेस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको करना है। चलो हैंड रेस कीजिए। बस 60 में से 15 बच्चे ही सुन रहे हैं क्या क्लास को? जतिन आप बताओ। मैम बी ऑप्शन। बी कैसे आएगा? 4p थोड़ी ना फिल करते हो आप इसमें। 4s आएगा, पहले 3d आता है फिर 4p आएगा ना। बट यहाँ तो 3d तक गाड़ी रुक जाती है। अगर मान लो आप m की वैल्यू 4 ले रहे हो तो आंसर क्या आएगा बताओ? Option C. मैम ऑप्शन सी आएगा। Ma'am, option C. ठीक तो है, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है और उसके साथ लिखा हुआ है एक्सेप्ट पैलेडियम। बाकी तो बिल्कुल गलत है ना, बाकी तो बिल्कुल गलत है। कैसे सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। क्या होगा इसका? बताओ, बता दो ऐसे ही बता दो। मैम सी ऑप्शन। C option. Ma'am, option C. 10 सी ऑप्शन। इजी सवाल है ना। चलो ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। 43 के ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है आप। ए ऑप्शन होगा। एक बार कर लो बाकी सारे तब बताना है कभी। क्या आ रहा है? 43 से ऊपर वाला कौन सा होगा? 25, क्योंकि जब आप इसमें कितना जोड़ोगे 18 तो ये आएगा ना। Yes, तो ma'am. 25 किसका होता है? मैग्नीज का, दैट इज 3d5 4s2। Option A. ऑप्शन ए। ऑप्शन ये वाला करो। अक्षित तुम मेरे को ये कौन सा बता रहे हो बेटा? ये वाला या इससे पहले वाला? मैम ये वाला करो।
क्या आएगा इसमें? बताओ। मैम ऑप्शन सी होना चाहिए। आपको बोला नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लोगे एस वाले से। A option. अब यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। आपको बताना है इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ सी। कैसे B होगा? option. मैम डी ऑप्शन है। मैम ऑप्शन डी। यस। नियोन में पी इलेक्ट्रॉन 6 ही है, तो ये तो बराबर हो गए। इसमें भी 6 हैं, बराबर हो गए। इसमें भी ऐसे इलेक्ट्रॉन 6 ही आएंगे। इसमें देखो क्लोरीन नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 18। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो कितने हैं पी इलेक्ट्रॉन? 6 और 6 12। तो यहाँ पे 6 हैं Fe2+ में और यहाँ 12 है। तो ये हो गया ना, आपसे पूछा नॉट इक्वल टू दैट। ऑल राइट। यस मैम। यस मैम। Yes. Yes, ma'am. यही मेन 2024 का सवाल करो आप। Choose the correct option having all the elements with D10 configuration from the following. चैट बॉक्स में लिखा है ऐसे बता दो। हाँ जी बेटा। चैट बॉक्स में लिखना है ऐसे बता दो। चैट बॉक्स में बताओ सारे बच्चों। वेरी गुड। कॉपर में D10, जिंक में, कैडमियम में और सिल्वर में D10 होता है। वेरी गुड। चलिए एक और करिए 2024 का क्वेश्चन। आपको स्पीसीज दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करनी है आपको, ठीक है? पहले आप कर लो, जब मैं बोलूंगी तब देना चार्ट में। हाँ जी बताओ। B option. डी ऑप्शन। क्रोमियम डी ऑप्शन। 25 4s1, ठीक है? तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से, तो एक आएगा 3 और एक ही ऐसा ऑप्शन। तो इसीलिए कह रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक किस्मत अच्छी हुई तो इतना आसान सवाल भी तुम्हें मिलेगा पेपर में। समझ गए? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए मेरा बेटा। जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे लिखिए वो जनरल प्रॉपर्टीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल ट्रेंड्स। सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस। मैम हेडिंग की होती प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस। ये ग्राफ तुम्हारे एनसीईआरटी में, अगर तुमने स्कूल में पढ़ा हो या कहीं पढ़ा हो, दिस ग्राफ इज इन एनसीईआरटी और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो अगर मैं तुम्हें समझाऊं थोड़ा, पहले देखना, फिर मैं उसके रीजन भी लिखवा दूंगी। एनसीईआरटी में बहुत देखो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है उसको आसान में कन्वर्ट करके मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ताकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है?
और जो बहुत ही बेकार बेकार चीजें जो आपके काम की नहीं है वो मैं पढ़ाऊंगी भी नहीं, मतलब वो है ही नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आप एनसीईआरटी से एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा। देखो अगर तुम नोटिस करो तो ये 3D सीरीज के मेंबर लिखे हुए हैं ना, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, और जो ग्रीन वाली लाइन है 3D को दिखा रही है, ये जो ऊपर वाली लाइन है बेसिकली ब्लू वाली मान लो 4D और ये वाली 5D है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं मेरा बेटा 3D सीरीज की, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 3D सीरीज में कि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जो है वो आपकी एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैन यू सी दैट? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन अगर मैं इधर देखना, इधर देखो, अगर मैं आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात करूं, इधर देखो उनकी क्या है, बराबर दिख रही होगी आपको, ऑलमोस्ट दिख रही है। यस मैम। उसके बाद जब आप कॉपर से जिंक की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट, ठीक है, या रिमेन सेम। और यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, एटॉमिक रेडियाई बढ़ गई। क्या आप देख पा रहे हो ग्रीन वाली लाइन से? यस मैम। यस मैम। यानी कि यहाँ पे इस एक ग्राफ में हमें 3 चीजें देखने को मिल रही हैं, बट मैम इनका रीजन क्या है? एनसीईआरटी क्या इनका रीजन लिखती है? हाँ लिखती तो है। तो बेटा अगर मैं बोलूं लेफ्ट टू राइट तुम जा रहे हो, स्कैंडियम से मैग्नीज एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है, वो तो बात ठीक ही है, क्योंकि जनरली हम बोलते भी क्या, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आपका इलेक्ट्रॉन आपके सेम शेल में ऐड हो रहे, साथ ही साथ आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना। तो मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ये मैंने बताया आपको प्रीवियस में। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज कम हो जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट से, या यू कैन से शील्डिंग इफेक्ट से, है ना, क्योंकि डी वाले इलेक्ट्रॉन अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते। 2 ही तो फैक्टर होते हैं ना, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला और कितने अच्छे से शील्ड कर पा रहे हैं, क्या कहते हो? बट ये तो शील्ड ही नहीं कर पा रहे अच्छे से, है ना। तो यानी कि यहाँ पे ये वाला फैक्टर डोमिनेट है, तभी साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। अब मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज बराबर हो रहा है, ऑलमोस्ट रेडियाई बराबर। तो सोचो क्या हुआ होगा, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बढ़ने से साइज कम होना चाहिए, है ना, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात। आयरन में अगर मैं देखूं तो D6 में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे D7 और D8 में, डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अब डी में क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो वो एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। वी नो कि डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, हमें पता है, लेकिन डी में अब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं मेरे बच्चों। तो वो क्या करेगा, अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब ही तो होता है वो स्क्रीन करके रख रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। तो यानी कि स्क्रीनिंग की वजह से साइज बढ़ना चाहिए और जेड इफेक्टिव की वजह से साइज घटना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जेड इफेक्टिव और जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है वो वाले दोनों क्या हो गए हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। मतलब जो फैक्टर बढ़ा रहा है और जो फैक्टर कम कर रहा है, दोनों क्या हो गए, बराबर बैलेंस हो गए, जिसकी वजह से आयरन कोबाल्ट निकल की जो रेडियाई है वो मेरा बेटा क्या हो गई है, बोलो 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 बोलो, बराबर। मैम और अगर मैं ऊपर से जिंक की तरफ जाऊं तो यहाँ पे D9 है, D10, यहाँ पे तो मैम हद ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर गए मैम, पूरा डी भर गया है। अब क्या करें, यानी कि वो तो बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, और रिपेल करने से क्या होगा, कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, तुम मुझे बताओ, शील्डिंग इफेक्ट। यस मैम, शील्डिंग। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट होता यही तो होता है ना, रिपल्शन, रिपेल कर रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। तो अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है तो साइज घटने की वजह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा।
बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। पहले डिक्रीज हुआ, कायदे से ये भी डिक्रीज होना चाहिए था, बट ये बराबर हो रहा है। ठीक है मैम, अब ये बराबर तो मैम ये भी बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है मैम, डिक्रीज हो रहा है। तो तीन चीजें दे रखी है एनसीईआरटी में, डिक्रीज, बराबर, इंक्रीज। तो उन तीनों के रीजन मैंने तुम्हें शॉर्ट में लिखवा दिए हैं। अगर तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा तो तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके लिखना पड़ेगा, बट अगर तुम्हारे जेई में आएगा तो फिर वहां पे तुम्हें ये इस तरीके से दिमाग में याद होने चाहिए, क्योंकि वहां पे तुम्हें 4 में से क्या लगाना है, एक टिक लगाना। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे एक बात आती है मेरा बेटा, मेटेलिक रेडियस। एक है एटॉमिक रेडियाई, एक है मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई क्या होगा, मेटल मेटल के बीच में जो आपका मेटेलिक लैटिस होता है, जैसे मान लो क्रोमियम का लैटिस है। लैटिस क्या होता है, 3D अरेंजमेंट जो होता है एटम्स का, दैट इज लैटिस। तो जैसे मैग्नीज का लैटिस है, आयरन का लैटिस है। तो अगर मैं मेटेलिक रेडियस की बात करूं मेरा बेटा, तो एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया है वो ये वाली वैल्यूज देखी गई हैं। क्या बोल दिया मैंने कि लेफ्ट टू राइट जो है ये वाली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अकॉर्डिंग इनका ऑर्डर होगा। 3D सीरीज की बात कर रही हूँ मैं, 45D की नहीं करनी है आपको भी। ध्यान से देखो, स्कैंडियम का 164 है, कायदे से घटना चाहिए मैम, घट रहा है, घटना चाहिए मैम, घट रहा है। 135 ये भी घट रहा है। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तो क्या हो रहा है, मेटेलिक रेडियस, बोलो, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। लेकिन क्रोमियम से मैग्नीज देखो बढ़ चुका है, घटना चाहिए था ना, वहां पे देखो मैग्नीज तक घट रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है मेरा बेटा, फिर उसके बाद देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल, इसमें क्या हो गया है, वही सेम हो गया है। और फिर कॉपर से लेकर जिंक तक क्या हो गया है, क्या तुम इसका ग्राफ देख सकते हो? स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक घटा, ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में सिर्फ, एनसीईआरटी की टेबल में लाई तो दी है क्या, यहाँ पे नहीं है। एनसीईआरटी में मैं आप कल दिखा दूंगी आपको, एनसीईआरटी की जो टेबल है वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है मेटेलिक रेडियस का ये ऑर्डर होता है, खत्म। और आ चुका था जेई में 2025 में, क्योंकि बच्चे कौन सी करके जाते हैं, ये वाला। आता कौन सा जाता है, ये वाला, ये वाला। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब अगर मुझे ऑर्डर लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, ध्यान से देखना। सबसे कम किसकी है मुझे बताओगे, या अगर चलो छोड़ो, सबसे ज्यादा किसकी है वो लिखते हैं। स्कैंडियम की सबसे ज्यादा है, फिर टाइटेनियम की है, देखो 147। फिर आपकी मैग्नीज और जिंक की सेम है, ठीक है। फिर आपकी किसकी है, वेनेडियम की है, देख रहे हो, ठीक है। बाकी सारे तो ये कम हो जाएंगे, तो तुम्हें ये याद रखना है थोड़ा सा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, जिंक, वेनेडियम, ठीक है। मेटेलिक रेडियस के लिए मैं यहाँ पे जो है आप लोगों के आगे बात कर रही हूँ। ये ग्राफ एनसीईआरटी में नहीं है, इसको अपने नोट्स पे बना लेना कि स्कैंडियम से क्रोमियम घटता है, फिर क्रोमियम बढ़ता है, फिर देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल की बराबर हो जाती है, और फिर कॉपर, जिंक से बढ़ जाता है। बेटा माइक म्यूट करिए, जिसका माइक अनम्यूट है। तन्वी माइक म्यूट करो बेटा। बात ठीक है, बोलो। यस मैम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो और क्या चीजें दिख रही हैं तुम्हें, इधर आओ। अगर मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं तो तुम्हें दिख रहा है कि जो 4D वाली ब्लू वाली लाइन और रेड वाली लाइन है वो कौन साइड कर रही है, टाइटेनियम। यहाँ पे देखो जो टाइटेनियम के नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं उन दोनों की देखो बराबर सी नहीं है, ये देखो बराबर बराबर सी नहीं दिख रहे तुम्हें, ये देखो, ये देखो दिख रहा है। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूं, ये तो सब में यही होता है, एटॉमिक रेडियाई बोल दो, कोई भी रेडियाई ले लो, कि जो 4D और 5D की साइज होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है मेरा बेटा, सिमिलर होता है। रीजन इज लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको मैं फ्लोक में भी पढ़ाऊंगी। ऐसा क्यों होता है मेरा बेटा, इधर आओ, क्योंकि मेरा बेटा इधर आओ, 5D सीरीज जब मैं लिखती हूँ, 5D में इलेक्ट्रॉन जाता है तो 5D से पहले तो 4f भरेगा ना, क्योंकि 4f की एनर्जी कम है ना, इसकी ज्यादा है।
और आपको पता है F वालों की शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, बहुत ही खराब होती है। तो उस केस में न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो साइज जो होगा, वैसे तो कायदे से डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से साइज घट गया है और इतना घट गया है कि 5D का जो साइज है और जो 4D का रेडियाई है वो ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है। बात ठीक है। तो जैसे Yes, कि ma'am. इधर आओ, Yes, ma'am. मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था, स्कैंडियम के नीचे यट्रियम और लेंथनम। तो लेंथनम का ज्यादा ही होगा यट्रियम से, क्यों, क्योंकि ये दोनों, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन फिल होता है ना कि एफ में। तो यहाँ पे मत लगा देना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? Yes, ठीक ma'am. है। उसके बाद क्या Yes, आता था, ma'am. उसके बाद अपना क्या आता था, स्कैंडियम तेरी विदाई, टाइटेनियम के नीचे आता था जिरकोनियम होफियम, उसका बराबर है। उसके बाद आता था वेनेडियम के नीचे आता था नोबिता, बराबर है। क्रोमियम के नीचे आता था मोटू डब्ल्यू, बराबर है। मांजा टीना चावला रे, आयरन रूट गया ओसम, बराबर है। और बताओ क्या आता था, निकल पड़ेगी पिटाई, सिल्वर गोल्ड, कैडमियम मरकरी, क्या कहते हो, यही थे या और भी कुछ थे? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। टाइटेनियम आ गया, वेनेडियम वाला आ गया, क्रोमियम वाला, मैग्नीज वाला, हाँ कोबाल्ट वाला रह गया, रोडियम और इरिडियम। ठीक है। तो इनकी जो आपकी एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होगी, आपकी बराबर होगी, बराबर। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभी तक मैंने क्या बताया आपको, एटॉमिक रेडियाई आपको बता दिया, मेटेलिक रेडियाई का ऑर्डर बता दिया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बता दिया। उसके बाद आता है तुम्हारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ मेरा बेटा। इसके लिए तुम्हें क्या पढ़ना होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें आना चाहिए मेटेलिक बॉन्डिंग का पता होना चाहिए। कुछ बच्चों ने हो सकता है पढ़ा भी हो, थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मेटेलिक बॉन्डिंग नाम से ही पता चल रहा है, मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग। एक बात बताओ, अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से सोडियम का। सोडियम के पास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होता है, सारे बच्चे बोलेंगे। तो सोडियम के पास वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। यस मैम। तो एक बार बताओ, अगर मैं मान लो सोडियम का लैटिस ले लूं, मान लो ये सारे सोडियम के न्यूक्लियाई हैं, मैम ले लो, मैम ले लो, मैम ले लो, मैम ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, मान लो ये ले लिया। हर न्यूक्लियाई के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसको मैं ऐसे दिखा दूं, देखना इनके पास भी होगा, दिखा दूं? यस मैम। Yes, तो ma'am. होगा क्या, अगर मान लो ये मैं बीच वाला ले लूं, तो इस न्यूक्लियाई के पास जो ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस वाले मेटल को करेगा ना, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो आपस में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा बिटवीन Yes, मेटल और हो रहा है मैम। यस मैम। के बीच में? बोलो क्या कहते हो? तो यहाँ पे इसको हम Yes, बोलते हैं ma'am. इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं। लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो। इसमें है क्या, जो मेटल है इज हेल्ड बाय, बंधा हुआ है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैम किसके बीच, बिटवीन द न्यूक्लियाई, जो आपने लिया है मेटल, उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा मैम, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मेटल और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्या मैं बोल सकती हूँ उतना ही मेटल के बीच में बॉन्डिंग जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी? सोचो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या मैं यहाँ पे एक और बात बोल सकती हूँ, मैम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा,
उतनी ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी, बोलो। अब एक बात देखो, यहाँ पे अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो Na पे प्लस का चार्ज है, मैग्नीशियम में क्या आता है 3s2, तो इस पे 2 का आ जाएगा चार्ज अगर मान लो मैं S वाले निकाल दूं। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा है, इसमें, तो मतलब उस केस में और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, बढ़ गई ना ताकत, बढ़ गई ना खींचने की, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. तो Yes, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी। अब एक बात बताओ, कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, कौन से इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा? मैम जो सिंगल सिंगल होंगे वही तो करेंगे ना अट्रैक्ट एक दूसरे से, क्या कहते हो, बोलो। तो अगर मैं आपके डी ब्लॉक में बात करूं, अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम में होता है 4s1 4s2 3d1। तो यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है देखना, एक, ठीक है। ध्यान रखना मैं अंदर के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। अब बाहर तो ये वाला है और ये वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं यूज। अगर मैं बोलूं, चलो ये भी छोड़ो, 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही है। सिंगल देखो, सिंगल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3D में। टाइटेनियम में कितने होंगे, 2 होंगे। वेनेडियम में कितने होंगे, देखो 3 होंगे। आते हैं ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने, सीख रखे हैं तुमने। क्रोमियम में कितने होंगे, बोलो, भागने को लगी रहती है बस तुम लोगों को, 6 होंगे। 5 और 1 6। मैग्नीज में कितने होंगे, 3d5 4s2 5। 7. ऐसे ही आगे आप निकाल सकते हो। कोबाल्ट में आप निकाल सकते हो 3d7 4s2। तो यहाँ पे कितने होंगे, 3। 7 मत बोल देना, 1 2 3 4 5। डी में 5 और उसके बाद 2 यहाँ पे आते हैं, तो 3 बचे हमें खाली। तो जितने जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तुम मुझे बताओ उस केस में मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी या नहीं होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। अब आप खुद देखो ना, सोडियम कितना सॉफ्टली आप लोग नाइफ से कट कर लेते हो, क्यों, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोस्ती ऐसे होगी। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अच्छी दोस्ती होगी, उतनी अच्छी मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी और उतना ही टेम्परेचर देना पड़ेगा तुम्हें मेल्ट और बॉइल करने के लिए, ठीक है। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये मैं कल बताऊंगी। जैसे यहाँ पे जो पहाड़ की ऊंची चोटी पे दिखाई दे रहा है, वो तुम्हें वो वाले एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, ठीक है। अभी आपको ये निकालने आना चाहिए, घर से क्या सीख के आओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आनी चाहिए, एक्सेप्शंस सिंबल याद होने चाहिए, प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कैसे पता करते हैं वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट यहाँ से शुरू करूंगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के, क्योंकि आप लोगों को पॉइंट्स भी लिखवाने हैं। मेरी इसके बाद क्लास होती है, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा ले लेती आप लोगों का सेशन, तो आप लोगों को ये चीज पढ़नी है, ठीक है। और जिसके स्कूल में हो गया है, बेटा माइक म्यूट रखो, जिसके स्कूल में हो गया है वो प्लीज थोड़ा सा क्या कहते हैं पढ़ के आना। बाकी तुम्हें असाइनमेंट में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से भी सवाल मिलेंगे, तो वो मैं दे दूंगी, शेयर कर दूंगी, बट उसको स्किप कर देना, जो होंगे वही कर लेना आप लोग, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कुल मिला के 12 क्वेश्चन होंगे, शायद 4 या 5 ही होंगे जो तुम्हें करने होंगे, क्योंकि कुछ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से वहां मिलेंगे तुम्हें, कुछ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन थे। तो जिन्होंने पढ़ रखा है तो कर देना, वरना आप स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा रहता है बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.